नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, यूपीएससी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट 2023-24 रिलीज कर दी है। अब बहुत सारी ऐसी बातें इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर मेंशन्ड हैं जो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी, कौन सा ऑप्शनल ऐसा है जिसको ज़्यादातर सिलेक्टेड बच्चों ने लिया है, पुरुषों का यानी कि मेल कैंडिडेट्स का कितना सिलेक्शन परसेंटेज है, फीमेल कैंडिडेट्स का कितना है, ये हर एक बात हम जानेंगे और किस एज ग्रुप में ज़्यादा सिलेक्शन चांसेस होते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट में मेंशन्ड है। प्लस इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर पता पॉइंट क्या है कि यूपीएससी ने 74th एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत करी है। और पॉइंट पता क्या है कि हमारे संविधान के अंदर ये चीज़ मेंशन्ड है। ठीक है, आपको पता होगा आर्टिकल 323(1) के बारे में। तो उसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि जो यूपीएससी होगा वो अपनी रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट जी को सौंपेगा और प्रेसिडेंट जी आगे एनुअल रिपोर्ट जो होगा वो आके जो पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। राइट, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, हमें इसके बारे में पता है। अब बात आती है कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। देखो, है तो बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट, उसमें और भी अन्य एग्जाम्स के बारे में लिखा हुआ है, पर हमें ध्यान देना है अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएससी के ऊपर। अब देखो, आपके लिए जो रेलिवेंट है मैं वो आपको डेटा देता हूँ, बाकी डेटा तो बहुत सारा है। देखो, सबसे पहली चीज तो आती है ऑप्शनल की। बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये मुझे बताओ कौन सा ऐसा सक्सेसफुल ऑप्शनल है जो ज़्यादातर टॉपर्स लेते हैं। देखो, इसमें हर एक ऑप्शनल की बात कर रखी है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करना, ये आपके सामने सारे के सारे ऑप्शनल की आपकी लिस्ट है और कितने बच्चों ने मेंस लिखा और उनमें से कितने ऐसे बच्चे थे जिनका फाइनल लिस्ट के अंदर नाम आया। देखो, अब इसमें ना कुछ पॉपुलर ऑप्शंस की मैं बात करता हूँ खासकर। जैसे कई बच्चे बात करते हैं विद रिगार्ड्स टू, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कुछ बच्चे बात करते हैं ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी अगर हम बात करें ना तो इसमें 1260 बच्चों ने मेंस दिया ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ और सिलेक्ट हुए 94 फाइनल लिस्ट के अंदर। तो ये सक्सेस रेशो 7.5% की बनती है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बढ़िया लग रहा है, इसकी 12% की है। पर देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तभी ले पाओगे ना अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। मतलब ले तो वैसे भी सकते हो, बट बहुत मुश्किल होगा कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है अपनी ग्रेजुएशन के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिनका कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में रहा होगा उन लोगों का ये रहा होगा, अच्छा खासा उनका सक्सेसफुल परसेंटेज है। ऐसे देखो, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, यहां पे नोटिस करना, वो है हिंदी लिटरेचर के बच्चों की। हिंदी लिटरेचर के साथ मेंस लिखने वाले टोटल 288 स्टूडेंट्स थे और फाइनल लिस्ट के अंदर 42 बच्चे ऐसे जिनका हिंदी लिटरेचर था। ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार परसेंटेज है। देखो, पॉइंट पता क्या है, इस लिस्ट के अंदर आपको इससे ज्यादा परसेंटेज वाले मिल जाएंगे, जैसे यहाँ 25% भी हैं। पर आप नोटिस करना, ये मणिपुरी लैंग्वेज है। अब मणिपुरी लैंग्वेज में मेंस लिखने वाले ही 4 बच्चे थे। ठीक है, तो उनमें से एक सिलेक्ट हो गया तो परसेंटेज ज्यादा दिखेगा। पर अगर ऐसा ऑप्शनल अगर हम देखें जिनमें कम से कम 100 बच्चों ने लिखा है, वहां पर हिंदी लिटरेचर ने बिल्कुल शानदार प्रदर्शन किया है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हिंदी लिटरेचर काफी पॉपुलर रहा इस पर्टिकुलर साल की अगर मैं बात करूं। पर क्या बाकी ऑप्शनल ने खराब परफॉर्म किया? ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं कुछ और ऑप्शनल्स की भी, ठीक है, यहां पर आप देख पाओगे जैसे आपका पीएसआईआर। ठीक है, ये रहा पीएसआईआर आपका। पीएसआईआर 2378 बच्चों ने लिखा पीएसआईआर के साथ एंड 187 कैंडिडेट्स से जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आया। तो लगभग 8% की सक्सेस रेशो यहाँ पे आपको पीएसआईआर के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलती है। बाकी देखो, मेडिकल साइंसेज वाले बच्चे भी, ठीक है, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो उनका भी सक्सेस रेशो 11.6% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सोशियोलॉजी वाले बच्चे भी हैं यहाँ पे 1836 में से 7.8% का यहाँ सक्सेस रेशो है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो आपने मोटा मोटा आप एनालाइज अगर करो ना, एटलीस्ट उन ऑप्शंस पे देखो जहां पे 100 बच्चे हैं कम से कम। ऐसा मत सोचना कि सर सिंधी लैंग्वेज से सिलेक्शन ही नहीं होता, वो 2 बच्चे हैं ना तो इस वजह से वो 0% आया है। अगर दोनों का हो गया होता तो 100% आता। पर ऐसे देखो, जैसे अब मैथ्स है, मैथ्स 839 बच्चों का था, उनमें से सिर्फ 53 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। तो यहाँ सिलेक्शन रेशो थोड़ा सा कम हुआ है मैथ्स का। पर पॉइंट देखो, इन दी एंड वही है कि हर एक ऑप्शनल से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑप्शनल है जहां पर डिसएडवांटेज आ रहा है, ऐसा नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा यहाँ पे पबैड, हाँ ये रहा। पबैड में 521 बच्चों ने लिखा था और 46 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। तो इसका रेशो भी अच्छा है, 8.8%, ऐसा गुड नंबर। राइट, तो इस तरह से ऑप्शनल्स की सबकी यहाँ पे ये लिस्ट यहाँ पे मेंशन्ड है इस रिपोर्ट के अंदर, कौन से सक्सेसफुल या किसकी परसेंटेज ज्यादा थी। तो आपको ध्यान ही रखना है कि अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा होगा तो उस केस में आपका भी अच्छा नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो बात रही ऑप्शनल की। अब इसके अलावा ना देखो, एक ऐसा डेटा मैंने अभी नोटिस किया जो बहुत ही सरप्राइजिंग लगा पहले तो मुझे, बट फिर मैंने पिछले साल की एनुअल रिपोर्ट्स देखी तो मैंने देखा ये तो हर एक साल एक ट्रेंड है। प्लीज इन डेटा को समझना। सिर्फ डेटा का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि मैं रैंडम कोई डेटा आपके सामने रख रहा हूं, इन डेटा के अंदर बहुत अच्छी इंसाइट्स हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात।
यहां पर लिखा हुआ है कि 2022, एक्चुअली ये 23-24 की रिपोर्ट है ना, तो 2022 वाला इन्होंने हमें बताया है डेटा की उस बार का एग्जाम के बारे में। तो उस बार का जो एग्जाम हुआ, तो प्रीलिम्स का एग्जाम टोटल कितने लोगों ने भरा? प्रीलिम्स का जो फॉर्म था, प्रीलिम्स का फॉर्म भरा 11,35,000 बच्चों ने। पर सारे लोग यहां पे एग्जाम देने नहीं जाते। आपको पता है कितने लोग एग्जाम देनेंगे? वो एग्जाम देनेंगे लगभग 5.25 लाख लोग, 5,75,000 के आसपास। ठीक है, तो लगभग आप ऐसा कह लो कि 5.5 लाख लोग तो ऐसे थे जो एग्जाम देने गए ही नहीं। मोटा मोटा आधे लोग ही ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, जितने लोग एग्जाम फिल करते हैं उससे आधे लोग ही रफली एग्जाम आपका देने जाते हैं। ठीक है, उसमें भी आप नोटिस करना मेल टू फीमेल की रेशो। जैसे देखो अप्लाइड का कोई सेंस नहीं बनता, जब आपने एग्जाम दिया ही नहीं है तो आपको क्या ही मैं काउंट करूं। पर इसमें नोटिस करना, अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल की जिन्होंने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, उनमें आप नोटिस कर पाओगे मेल में नंबर है 3,77,000 और फीमेल में नंबर है 1.95 लाख। अब इसमें नोटिस करना लगभग नियरली डबल है नंबर। मतलब महिलाएं कम देती हैं, लड़कियां कम देती हैं सिविल सर्विस का प्रीलिम्स एज कंपेयर टू मेल। लड़के ज्यादा देते हैं, लगभग दुगना नंबर है। ठीक है, पर असली इंसाइट इसके बाद है। नोटिस करना 3,77,000 मेल कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया प्रीलिम्स का, और कितने सिलेक्ट हुए प्रीलिम्स के अंदर? मेल सिलेक्ट हुए 10,687। मतलब 3,77,000 में से 10,000 मेल सिलेक्ट हुए प्रीलिम्स के अंदर। ये परसेंटेज में आप नोटिस करोगे ना, ये परसेंटेज आएगा 2.8%। यानी कि अगर कोई मेल कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है प्रीलिम्स का, तो हर 100 में से लगभग 2.8 मेल सिलेक्ट हो रहे हैं इन द प्रीलिम्स एग्जाम। बट जब मैं फीमेल के लिए चेक करता हूं, ये नंबर है 1,95,000 और सिलेक्ट हो रही है फीमेल 2,400, केवल और केवल 2,400। देखो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटेज में देखो, ये नंबर परसेंटेज में आ रहा है 1.2%। बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट यहां पे ये है कि परसेंटेज के अंदर फीमेल्स कम सिलेक्ट होती है प्रीलिम्स के अंदर। प्रीलिम्स के अंदर लड़कियों का सिलेक्शन परसेंटेज कम है। यानी कि अगर कोई लड़की प्रीलिम्स देती है वर्सेस एक लड़का प्रीलिम्स दे रहा है, तो लड़के के सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बचा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है इसके अंदर, तो ध्यान से सुनना। अगर आप बात करो ना प्रीलिम्स की, तो ये डेटा देखो, ये प्योरली डेटा के बेसिस पे बात कर रहा हूं मैं, कोई ऐसे किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा। मैं आपको डेटा बता रहा हूं कि डेटा क्या कह रहा है। डेटा कह रहा है कि प्रीलिम्स के अंदर मेल के सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू फीमेल, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं। यहां पर इनका सिलेक्शन परसेंटेज चांस है 1.2% और यहां पर सिलेक्शन 2.8%। डबल से भी ज्यादा चांसेस है एक मेल के सिलेक्ट होने के इन द प्रीलिम्स एग्जाम। आई एम ओनली टेलिंग द डेटा, आप इसका रीजन मुझे आप कमेंट में बताना। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई, और आपको कहानी बताता हूं, सुनना इधर ध्यान से। आगे आते हैं। अब यही डेटा मैं आपको जरा दिखाता हूं विद रिगार्ड्स टू अपना मेंस और इंटरव्यू के अंदर। इधर देखो, ये तो बात हुई प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में किसका सिलेक्शन रेशियो ज्यादा था परसेंटेज के अंदर? मेल का। बट अगर मैं बात करता हूं मेंस, जिन बच्चों ने लिखा और जिनका फाइनल लिस्ट के अंदर नाम आया, जरा उनका नंबर देखो। मेल जो नंबर ऑफ कितने बच्चों ने लिखा मेंस, 12,000 लोगों ने रफली, उसमें 10,000 मेल थे। ठीक है ना, एंड आपके 2,000 के करीब करीब आपकी फीमेल थी, मतलब 2,400 थी। मान लो 20 लड़कियों ने नहीं दिया मेंस, अब क्यों नहीं दिया मुझे नहीं पता, पर 20 लड़कियों ने मेंस नहीं दिया। ठीक है, तो 10,400 मेल ने मेंस दिया, 2,400 लड़कियों ने मेंस दिया। उनमें सिलेक्ट कितने हुए? देखो ये नंबर अगर आप चेक करोगे ना, ये नंबर आपको यहां पे नोटिस करने को मिलेगा कि 10,000 में से फाइनल लिस्ट के अंदर टोटल 669 मेल सिलेक्ट हुए और फीमेल के अंदर 2377 में से 351 सिलेक्ट हुए। सर नंबर में तो समझ नहीं आ रहा, आप परसेंटेज में बताओ। परसेंटेज में देखो कि मेल का परसेंटेज सिलेक्शन है 6.4% और फीमेल का सिलेक्शन परसेंटेज 14.8% है, डबल से भी ज्यादा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि अगर कोई लड़की प्रीलिम्स क्लियर कर लेती है तो उसका मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने का चांस एक लड़के के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा है। तो इन दी एंड यहां पे स्टोरी क्या बनी? स्टोरी सर यहां पे ये बनी कि प्रीलिम्स में लड़के ज्यादा क्लियर होने का चांस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लड़कियों के। बट अगर मैं बात करता हूं मेंस और इंटरव्यू के, इसमें कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। यहां पर फीमेल का चांस बहुत बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल। तो इन दी एंड स्टोरी ये है कि प्रीलिम्स में लड़के बहुत शानदार करते हैं,
लड़कियां कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं कर रही परसेंटेज टर्म्स के अंदर, पर मेंस और इंटरव्यू की बात करें वहां लड़कियां बहुत शानदार कर रही हैं और लड़के उतना अच्छा नहीं कर रहे। अब पॉइंट यहां पे किसी बच्चे के दिमाग में आएगा, सर क्या ये सिर्फ इस साल ऐसा हुआ है? जवाब है बिल्कुल नहीं। मैंने देखो पिछले सालों का डेटा निकाला, ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, देखो डेटा निकालना होता है तो अच्छे से एनालिसिस करना होता है। ये पिछले साल भी ऐसा ही ट्रेंड था, नोटिस करो। पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो फीमेल का परसेंटेज सिलेक्शन इन मेंस एंड इंटरव्यू हमेशा ज्यादा ही रह रहा है। यानी कि अगर एक बच्ची अगर प्रीलिम्स क्लियर कर पा रही है तो मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने के उसके चांस बहुत 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 ज्यादा हैं एज कंपेयर टू एक मेल। और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए नहीं, आप चाहे इसको बात कर लो, आप शेड्यूल कास्ट की बात कर लो, आप शेड्यूल ट्राइब की बात कर लो, ओबीसी की बात कर लो, ईडब्ल्यूएस की बात कर लो और जनरल कैटेगरी की बात कर लो, किसी भी कैटेगरी में चाहे इस साल चाहे पिछले साल चाहे उसके पिछले साल, हर बार यही ट्रेंड आ रहा है। क्या ट्रेंड आ रहा है सर? अरे ट्रेंड ये आ रहा है कि प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस मेल के साथ दिख रहे हैं और मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने के चांसेस फीमेल और मेल के साथ दिख रहे हैं, मतलब फीमेल के साथ दिख रहे हैं एज कंपेयर टू मेल। पहला, आप लोग इसका रीजन मुझे बताओ, जो भी आपके दिमाग में रीजन आ रहा है। मैंने तो सिंपली जो यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट कह रही थी मैंने आपको वो बताया। इसका रीजन आप मुझे बताना कि आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है ये ट्रेंड का कि प्रीलिम्स में लड़के शानदार करते हैं और मेंस इंटरव्यू में लड़कियां शानदार करती हैं। चलो, एक ये इनसाइट आई यहां से। और क्या सारे इनसाइट्स मिल रही हैं यहां पे आपको? इसमें देखो कई सारी इनसाइट्स हैं, जिसमें आपको और एग्जांपल देता हूं। देखो इसके अलावा देखो बाकी नंबर्स भी हैं, पर एक चीज और देखना, एक चीज और देखना। एक चीज आती है कि यार जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, पहले तो लड़कों की बात करेंगे यहां पे, मेल कैंडिडेट्स की। जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं उनमें लड़कों की सिलेक्शन में कौन सी एज ग्रुप के लड़के ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं? देखो अगर हम बात करें ना यहां पे प्रीलिम्स लिखने वालों की, तो देखो लिखने वालों की अगर हम बात करें, जो प्रीलिम्स लिखते हैं वो ज्यादातर बच्चे 21 से 24 साल वाले होते हैं। जो प्रीलिम्स लिखते हैं, मैं सिलेक्ट वालों की नहीं बात कर रहा, जो प्रीलिम्स लिखते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो यंग बच्चे ज्यादा लिख रहे हैं, 21, 22, 23, 24 वाले। पर सिलेक्ट होने की अगर हम बात करें, वो ग्रीन में यहां पे मेंशन्ड है, तो ग्रीन में जो ज्यादातर सिलेक्शन है इस रेंज में हो रहा है, मतलब 24 से लेकर 28 साल। यानी कि आम तौर के ऊपर जो लड़का एक सिलेक्ट होता है वो ज्यादा चांसेस है कि वो 24, 25, 26, 27, 28, मतलब 26 के आसपास की उम्र का होगा। एंड इनफैक्ट काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो 28, 29 के बाद या 30 के बाद भी यहां पे सिलेक्ट हो रहे हैं। पर अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं फीमेल के साथ, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं फीमेल के साथ, तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि जो लड़कियां सिलेक्ट हो रही है ना, वो 24, 25, 26 की उम्र में ज्यादा सिलेक्ट हो रही हैं। और अगर हम यहां पे नोटिस करें कि 30 के बाद लड़कियां सिलेक्ट हो रही हैं, वो ना के बराबर है। यानी कि पता क्या, इसका रीजन बहुत क्लियर है। होता पता क्या है कि 27, 28 तक एक लड़की की शादी हो जाती है, किसी जगह कम या किसी जगह पहले या बाद में भी हो सकती है, बट मोटा मोटा आपको बता रहा हूं कि उसके बाद फिर 30 के बाद लड़कियों के क्लियर होने के नंबर्स बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली कम हो जा रहे हैं। और इसीलिए यहां पे लड़कियों की जो क्लियर होने के पीक आई है ना, वो 24 से 26 की उम्र के बीच में ही है, जबकि लड़कों की बाद में भी 30 के आसपास भी उनकी सिलेक्शन हो रही है। लड़कियों का नंबर ये अपने आप में काफी कम देखने को मिल रहा है। दैट इज वन अनदर थिंग। ठीक है, और क्या सर हमें यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल रहा है? देखो इसके अंदर और भी चीजें हैं, आप बाकियों का भी डेटा देख सकते हो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बाकी सब का भी। अब इसमें भी एक बात, इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या फ्रेशर बच्चे सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते, जिनका पहला अटेम्प्ट होता है, क्या वो सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते? देखो अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, रिकमेंडेड लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब इसमें आप नोटिस करना, इसमें आप नोटिस करना कि अगर मैं यहां पे नोटिस करूं 1000 बच्चे टोटल यहां पे हुए रिकमेंड। अब इनमें से ना लगभग 150 ऐसे बच्चे थे जो 21 से 24 साल की एज ग्रुप के बीच में थे। यानी कि ऐसे बच्चे थे जिनको अभी पहला या दूसरा अटेम्प्ट ही मोटा मोटा दे रहे हैं। तो रफली आप कह सकते हो कि 15% के आसपास ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहले या दूसरे अटेम्प्ट के अंदर हैं। पर जो बच्चे यहां 24, 25, 26, 27, 28 के एज ग्रुप में आ जाते हैं, तो लगभग वहां पे सिलेक्शन परसेंटेज काफी ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। तो इससे निकल के पता क्या आया, निकल के यहां पे ये आया कि जो लोग थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट अपना दे रहे होते हैं ना, तो उनके क्लियर करने के चांसेस सबसे ज्यादा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले क्लियर नहीं करते, करते हैं, सेकंड अटेम्प्ट वाले भी करते हैं, सिक्स्थ अटेम्प्ट वाले भी करते हैं, सेवंथ वाले भी करते हैं, एट्थ वाले भी करते हैं। पर जो थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट वाले होते हैं उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स। ये भी एक इंसाइट हमें यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर देखने को मिल रही है। और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, मैंने पिछले साल का भी डेटा निकाल के देखा, वहां भी थर्ड और फोर्थ ही पीक देखने को मिल रहा है जहां पर ज्यादातर लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये सारा डेटा है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी हमें एक चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऑप्शनल वाली भी बात हुई। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं। हाँ,
इसके अलावा एक डाउट ये आता है कि सर क्या आप ये बताओ कि जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं क्या वो ग्रेजुएशन वाले होते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले होते हैं। देखो इसमें भी एक डाउट आता है कि सर आर्ट्स वाले बच्चे सिलेक्ट होते हैं या इंजीनियरिंग वाले। अभी जैसे डेटा भी आया था कि 65% लोग जो सिलेक्ट होते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं। आपकी बात ठीक है, पर हमें यहां पर यह भी देखना होगा कि कितने इंजीनियर्स इस एग्जाम को लिख रहे हैं, कितने इंजीनियर्स इस मेंस को दे रहे हैं। अब इसमें नोटिस करना, आपको क्लियरली समझ आएगा कि हवाई बातों से कुछ नहीं होता। अब नोटिस करो जैसे कितने इंजीनियर्स ने इंटरव्यू दिया, 1300 इंजीनियर्स ने, उनमें से सिलेक्शन कितनों का हुआ, 500 का। परसेंटेज में कितना नंबर है ये, 37%। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसको आर्ट्स वाले बच्चों से कंपैरिजन करो, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों से कंपैरिजन करो, तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि 318 बच्चे यहां पे इंटरव्यू दिए, जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उनका सिलेक्शन हुआ 132। तो भाई यहां पे 41.5%। तो फिर से एक बात है, अगर एक आर्ट्स का बच्चा इंटरव्यू तक पहुंच जाता है उसके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इंजीनियर्स। ये क्लियरली भाई 4% का गैप कोई छोटा मोटा गैप नहीं होता, ठीक है। और वो भी तब जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं 500 और 1000 के लेवल के ऊपर। तो जो बच्चे कहते हैं कि सर आर्ट्स वाले बच्चों के साथ बायस्ड है, भाई देखो डेटा ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं डेटा ऐसा बोल रहा। हाँ ये जरूर हो सकता है आप बोलो कि सर सी सेट में आर्ट्स वाले बच्चे अच्छे नहीं कर पाते, ठीक है, दैट कैन बी पॉसिबल। पर जब आप मेंस या इंटरव्यू की बात कर रहे हो तो वहां पे आर्ट्स वाले बच्चे का सिलेक्शन होने का चांस काफी बढ़िया है एज कंपेयर टू एक इंजीनियर का। इंजीनियर, ठीक है, मैं खुद भी इंजीनियर हूं, तो इंजीनियर थोड़ा सा आपके चांसेस कम है यहां पे सिलेक्ट होने के एज कंपेयर टू जो डेटा हमें यहां पे बोल रहे हैं। बाकी देखो बात करें बैचलर्स डिग्री की, तो बैचलर्स वाले के जो सिलेक्शन रेशियो है वो 40% के आसपास है। पर जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन वालों की बात करते हैं, कुछ ना कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन किया, चाहे ह्यूमैनिटीज के अंदर हो चाहे आप बाकियों की बात करो, तो यहां पर इनका नंबर बढ़ जाता है। मतलब अगर किसी ने कोई पोस्ट ग्रेड कर रखी है, ठीक है ना, कुछ किसी ने बीए की जगह एमए भी साथ में कर रखा है, किसी ने एमएससी कर रखा है, या कोई भी इस तरह से अपनी बीटेक के साथ एमटेक भी कर रखा है, तो उस केस में उनका परसेंटेज चांस ऑफ सिलेक्शन गेट्स इंक्रीज्ड, ऐसा यहां पे डेटा बोल रहा है। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात फिर से देखो कि आपके जो ह्यूमैनिटी वाले बच्चे होते हैं वो यहां पर भी अच्छा कर रहे हैं एज कंपेयर टू इंजीनियर्स। जैसे ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन परसेंटेज है 47%, अगर कोई ह्यूमैनिटी प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया है उसकी बात कर रहा हूं, और एक इंजीनियर के लिए नंबर आपका 41% के आसपास है। तो फिर से 5 से 6% का गैप है। तो एक और इंसाइट निकल के आई कि जो ह्यूमैनिटी वाला बच्चा है वो यहां पे सिलेक्ट होने के चांसेस उसके ज्यादा हैं एज कंपेयर टू एन इंजीनियर। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट का डेटा यहां पे कह रहा है, ठीक है। तो क्रिटिसाइज करना होगा यहां पे, मुझे मत करना, मैं तो डेटा आपको बता रहा हूं सिंपल, ठीक है। और क्या सर इसमें अंदर बताया गया है, देखो एक और क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम हो रहा है, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम हो रहा है। पर मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या डेटा इसको सपोर्ट करता है? देखो समझना, अगर आपको देखो मैथ्स समझ आता है ना तो आपको इसका आंसर मिलेगा नहीं। अगर मैथ्स नहीं समझ आता तो आप इसको बोल सकते हो कि हाँ हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम हो रहा है। पर देखो क्या कह रहा है डेटा, समझो कि डेटा क्या कह रहा है। देखो इस डेटा के अंदर ना मैंने पिछले कई सालों का ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करी। हर साल बच्चे जो मेंस लिखते हैं, वो मेंस लिखने वाले नंबर्स इंग्लिश मीडियम के लिए बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के अंदर मेंस लिखते हैं वो नंबर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। हिंदी माध्यम के अंदर वो जो नंबर है, यहां रहा हिंदी माध्यम, ये नंबर साल दर साल कम हो रहा है मेंस लिखने वालों का। आप चाहे इस बार की बात करो, आप 2022 की बात करो, उससे पिछले वाला डेटा भी आप देख लो, आपको हर साल देखने को मिलेगा हिंदी मीडियम के बच्चे जो मेंस लिखते हैं वो कम हो रहे हैं, इंग्लिश मीडियम लिखने वाले मेंस लिखने वाले बच्चे कम हो रहे हैं, इंग्लिश वाले बढ़ रहे हैं। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर मान लो, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मान लो लेट्स से 100 बच्चे हैं अपने इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आपने मुझे बोला कि सर मान लो 5 बच्चे सिलेक्ट हुए इंग्लिश मीडियम के, 1 बच्चा सिलेक्ट हुआ हिंदी मीडियम का। तो आप बोल सकते हो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कम सिलेक्ट हुए, आई अग्री। पर अगर मैं आपको यह बोलूं कि 100 में से यहां पर ये 5 सिलेक्ट हुए और यहां पर ये जो 1 बच्चा सिलेक्ट हुआ, यहां पर ये 10 में से 1 था, तो किसके ज्यादा चांसेस है सिलेक्ट होने के? सर इसकी सिलेक्शन परसेंटेज है 5%, इसकी सिलेक्शन परसेंटेज आपको 10% देखने को मिलेगी। अब यहां पर देखो, इसमें आपको बता दूं
यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट ये डेटा रिलीज नहीं करती कि कितने बच्चे फाइनल लिस्ट के अंदर जिनका रिकमेंडेशन हुआ है उनमें से कितने हिंदी के थे, कितने इंग्लिश के थे। यहां पर मैं ऑनलाइन सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ये डेटा दिया है, मैं वहां पे उसको एनुअल रिपोर्ट के साथ क्लब करके आपको बता रहा हूं। तो मैंने ये बात नोटिस करी है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन परसेंटेज इज मोर एज कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। फर्क पता क्या आ रहा है? फर्क यहां पे ये आ रहा है कि जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स में आप नोटिस करना, प्रीलिम्स में इंग्लिश मीडियम के बच्चे के सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू हिंदी, ये डेटा कह रहा है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस के अंदर या मेंस और आपका इंटरव्यू मिला के यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि हिंदी मीडियम के बच्चे का सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम। यहां मैंने यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट और जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा, यहां दोनों को मिक्स करके मैं आपको बता रहा हूं। अब दिक्कत पता क्या आ रही है, हमें नंबर्स क्यों कम दिख रहे हैं, फिर सर बच्चे कम क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं? उसका रीजन ये है कि हिंदी मीडियम से एग्जाम देने वाले बच्चों का नंबर साल दर साल कम होता जा रहा है। आप पिछले 4-5 साल का आप डेटा देख लो, आपको खुद ये नंबर मिल जाएगा। मेन से लिखने वाले इंग्लिश मीडियम बच्चे बढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कम हो रहे हैं। इस बार तो सिर्फ देखो 500 बच्चों ने मोटा मोटा हिंदी के अंदर अपना मेंस लिखा है। 500 बच्चे अगर मेंस लिखेंगे तो भाई इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट के अंदर तो फिर 50 से भी छोटा नंबर ही आएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले अगर है ही 13,000 बच्चे इंग्लिश मीडियम से लिखने वाले, तो उनका नंबर तो आएगा ही फिर बड़ा नंबर। समझ पा रहे हो मेरी बात? पर परसेंटेज के अंदर ये नंबर सही नहीं बैठ रहा। परसेंटेज के अंदर अगर आपने मेंस क्लियर, अगर आप मेंस तक पहुंचे हो और आप हिंदी माध्यम के छात्र हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम। पर प्रीलिम्स के अंदर हो सकता है सीसेट की वजह से या किसी भी कारण की वजह से वो आपका सिलेक्शन परसेंटेज वहां पे कम हो जाता है, पर मेंस और इंटरव्यू में ज्यादा है। तो आपको करना क्या है? अब देखो मैंने आपको डेटा बता दिया, ठीक है, मैं इन चीजों पे कमेंट करना पसंद नहीं करता हूं कि क्या कारण रहा होगा। अब आप लोग मुझे बताना कि व्हाट डू यू थिंक विल बी द रीजन बिहाइंड दिस फर्स्ट ट्रेंड। इसका कारण क्या रहा होगा कि प्रीलिम्स में पुरुषों की चांसेस ज्यादा हैं क्लियर करने के, मेंस और इंटरव्यू में फीमेल्स के ज्यादा चांसेस हैं। दूसरी बात, प्रीलिम्स के अंदर इंग्लिश मीडियम वाले अच्छा क्यों करते हैं और मेंस और इंटरव्यू के अंदर हिंदी मीडियम वाले अच्छा क्यों करते हैं, ये भी आप लोग मुझे जरा बताना, इन दोनों मेजर चीजों के पीछे कारण। बाकी ऑप्शनल कौन सा था, कौन सी साल में ज्यादा लोग सिलेक्ट होते हैं, कौन सी एज ग्रुप के अंदर होते हैं, कौन से अटेम्प्ट के अंदर ज्यादा होते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। कुछ और आपको इनसाइट्स मिले हों इस यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट के अंदर तो आप मुझे जरूर बताना। कुछ डाउट हो किसी नंबर्स के बारे में तो देखो यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट आपके सामने है, पब्लिकली अवेलेबल है, फ्री डाउनलोड करके आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। इसमें मैंने सारा डेटा यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट से लिया है, एक्सेप्ट फॉर दिस वन लास्ट आइटम जो कि मैंने यहां पर पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वहां से मैंने डेटा लिया है जो भी आपके पब्लिकली अवेलेबल होते हैं कुछ न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। दैट इज द ओनली डेटा ऑफ द फाइनल रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। बाकी सारा डेटा मैंने यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट से दिया है। मैंने डेटा आपको बता दिया, इसका क्या निष्कर्ष निकालना है आप मुझे यहाँ पे कॉमेंट से बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।